हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षावीर पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग डेली शाम को 7 बजे ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आते हैं। कोई ऐसा प्रीवियस ईयर पेपर नहीं कि कहीं से भी उठाकर आपको दे दिया जाए। यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है वो ऑनलाइन चल रहा है। यानी पिछले साल 2022 में जो पेपर सीटेट ने कंडक्ट करवाया था, सीबीएसई ने कंडक्ट करवाया था, वो पेपर हम लोग लेकर आए हैं। ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस पेपर को सॉल्व करते हो, और आपको हम बता दें कि सीटेट अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है हर साल, तो अगर आप इन पेपर को आप कर लेते हो, अच्छी खासी संख्या में कर लेते हो, 15 पेपर 20 पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो, तो यकीन मानिए इससे बाहर आपकी एग्जाम में कोई भी पेपर नहीं आने वाला है। तो आपको हम बता दें, आज हम लोग बात करने वाले मैथ्स पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चन आए थे 2022 में, उसको हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग भी इसको एक बार काउंट करिए कि आप 15 में कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक बात तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं उसमें से सबसे हार्ड अगर कोई पेडागोजी लगती है तो वो हमारी मैथ्स की पेडागोजी होती है। बस यकीन मानिए, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, पेपर तक अगर आप हमारे साथ प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हो, थ्योरी की क्लास अगर आप हमारी देखते हो, तो आप 15 में 15 आप मैथ्स की पेडागोजी आप बना ले जाओगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली शाम को 7 बजे आपको जुड़ जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपको थोड़ी सी इसकी क्वालिटी कम लग रही होगी कि हाँ आपको अक्षर क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। अगर 360 की हो, अगर जरूरत पड़े तो 480 भी कर लीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर है। मैंने अपने तरफ से नहीं बनाया कि मैं इसके फॉन्ट को छोटा या बड़ा कर सकूं। जैसा ऑनलाइन पेपर था सेम वैसे ही पैटर्न में लेकर चला आया हूं। तो आप लोग अपनी क्वालिटी बढ़ा दीजिए, ज्यादा लंबी वीडियो है नहीं, ज्यादा डाटा नहीं खर्च होगा आपका। चलो यहां पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। दृश्यीकरण, पक्षांतरण, रूपांतरण। अब आपको इसमें से सही विकल्प चुनना है, बताइए। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी ज्यामिति में जो महत्वपूर्ण जो होता है वो आपका दृश्यकरण होता है और रूपांतरण होता है। यानी इसका आंसर ए और सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। दृश्यकरण जिसको आप लोग विजुलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं, और रूपांतरण परिवर्तन यानी कि रूपांतरित होना, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए। बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इसमें कोई वहां तोड़ मरोड़ नहीं होता है। क्वेश्चन सीधा यही क्वेश्चन आएगा और इसका आंसर आपको याद रखना है कि ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो दृश्यकरण और रूपांतरण आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त है। गणितीय खेलों में व्यस्त होने के दौरान हम बच्चे का आकलन नहीं कर सकते हैं। गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभव को प्रदान करते हैं। गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेल होते हैं। बताइए कौन सा सबसे ज्यादा उपयुक्त है। बहुत बढ़िया। चलिए अगर हम बात करें यहां पर जो इसका राइट आंसर है, तो निम्नलिखित खेलों में व्यस्त होने के दौरान हम बच्चों का आकलन नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है भाई। बच्चे खेल रहे हैं तब भी हम आकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत है आपका। गणितीय खेल गणित में आनंदमय अधिगम के अनुभव को प्रदान करते हैं, बिल्कुल ही करेक्ट है। गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेल होते हैं, नहीं ये भी नहीं। गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेल नहीं होते। जब भी गणितीय खेल कराया जाता है तो आपको पता होना चाहिए लूडो के तरीके से खेल होता है कि उसमें बच्चे गिनती गिनना आ जाए कि हाँ अगर 5 आया तो हमको 5 बढ़ा के करना है, तो वो आम दिनचर्या वाले नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने भी बी आंसर सही किया है तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, एनसीएफ से क्वेश्चन ना आए तो हो ही नहीं सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है, यानी सबसे कम उपयुक्त है। दिक स्थान संबंधित समझ में वृद्धि करना, गणित के प्रति रुचि को पोषित करना, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना, या फिर बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। बताइए। आपको बताना है कि सबसे कम उपयुक्त है, न्यूनतम उपयुक्त आपको बताना है। बहुत बढ़िया।
बिल्कुल। तो अगर हम बात करते हैं दिक् स्थान संबंधित समझ में वृद्धि करना, बिल्कुल करेक्ट है। गणित के प्रति रुचि पोषित करना, बिल्कुल करेक्ट है। वास्तविक जीवन को या अनुभवों को गणित से जोड़ना, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना, यह आपका थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बात सिर्फ प्राथमिक शिक्षाओं की जा रही है, जूनियर शिक्षाओं की या अपर प्राइमरी की बात नहीं की जा रही है। देखो, जो छात्र प्राथमिक कक्षा में होता है उसको बीजीय गणित का ज्ञान बहुत ही कम होता है, तो वहां पर बीजीय गणित हम ही लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोग को बीज गणित कब मिली थी? क्लास 6 से मिली थी, ना कि 5th के पहले ही मिली थी हमको। तो यहां पर बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना कोई इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए आपका न्यूनतम उपयुक्त ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, वैन हिले से क्वेश्चन ना आए तो समझ लो कि बिल्कुल सब बेकार है। तो वैन हिले की मैंने थ्योरी क्लास करवा रखी है। अगर आपको वैन हिले की पूरी क्लास देखनी है, आप अगर उस क्लास को देख लेंगे तो आप वैन हिले से एक क्वेश्चन कभी नहीं गलत करेंगे, और वैन हिले से कभी कभी एक नहीं तो 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इस ईयर में भी वैन हिले से क्वेश्चन आया था। तो इस क्लास को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैन हिले का सिद्धांत मैंने लिख दिया है, जाकर आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले द्वारा किए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है? बताइए। अच्छा आंसर क्वेश्चन है ये, बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए। देखो, यहां पर अगर हम बात करें तो देखो, एक चीज आपको हम बता दें, वैन हिले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों की विशेष लक्षण नहीं है। चलिए इसका आंसर देखिए। चलिए, तो बिल्कुल अनुभव आश्रित तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और विकासात्मक भी होता है, ये भी करेक्ट है। और अनुक्रमिक यानी कोई चीज आप क्रम में सीखते हो, ये भी बिल्कुल चीज है, सही है। आयु आश्रित कुछ भी नहीं होता है भाई, आयु के आधार पे कुछ भी नहीं किया जाता है। ज्यामितीय विवेचन की जो स्तरों की विशेषता उसमें आयु आधारित नहीं किया गया कहीं पर भी। आप अगर वैन हिले का आप देखोगे, वैन हिले का जो ज्यामितीय सिद्धांत है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्यामितीय सिद्धांत किसने दिया था गणित में, तो वो आपकी वैन हिले साहब हो जाते हैं। और इन्होंने जो अपना दिया था, जो यहां पर सिद्धांत दिया था, उसमें जिन्होंने इतना क्रम बताया था, ठीक है, वो सारे के सारे क्रम जो इन्होंने अपने अनुभवों पर विकास को लेकर के बताया था, और अनुक्रमिक यानी क्रम से जो विकास होते हैं उसके बारे में बताया था। ठीक है, हम आपको जो वैन हिले का सिद्धांत मैंने वहां पे सब कुछ बता दिया। इन्होंने क्या बताया था, दृश्यीकरण बताया है, और भी चीजें बताया है। आप उनको जाकर खूब अच्छे से पढ़िए, एक ही क्लास में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आयु आश्रित जो है इन्होंने नहीं बताया था, तो ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती है? हमने ये चैप्टर भी करवा रखा है, ये चैप्टर भी मैंने करवा रखा है। आप जाइएगा मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर ये चैप्टर भी देखने को मिल जाएगा। डीन्स ब्लॉक का उपयोग करके नहीं पढ़ाई जा सकती है। वहां पर मैंने आपको डाइंस ब्लॉक का मैंने फिगर भी बनाकर दिखाया था, यहां पर चित्र भी बना दिया है। चलिए, तो बिल्कुल प्रायिकता नहीं पढ़ाया जा सकता है भाई, प्रायिकता आप नहीं पढ़ा पाओगे। बाकी स्थानीय मान भी पढ़ा लोगे, संख्याओं का योग भी पढ़ा लोगे, एक अंक वाली संख्याओं का गुणा भी बता दोगे, लेकिन प्रायिकता आप नहीं पढ़ा सकते हो। किससे? डाइंस ब्लॉक के द्वारा। तो आप लोग इस चीज को जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों ने सही आंसर भी दिया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में पूर्व संख्या या प्री नंबर की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है? एकैकी संगति, पदानुक्रमिक समावेश, माप, सही विकल्प चुनिए। बिल्कुल आपको मैथ्स की पेडागोजी करवाई जाएगी, और मैथ्स की पेडागोजी का अगर आप 15-16 प्रैक्टिस सेट भी कर लोगे ना इस चैनल का, यकीन मानो उससे बाहर नहीं आने वाली। आप 15 में 15 आप बिल्कुल एकदम डंके की चोट पर आप करके आओगे। कौन सा बच्चों में पूर्व संख्या की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है? एकैकी संगति, पदानुक्रमिक समावेश, माप, सही विकल्प का चयन कीजिए, बताइए। तो देखो, प्री नंबर की बात किया गया है, प्री संख्या के, तो संख्या में माप तो आएगा नहीं, माप तोल तो हटा दो, सबसे पहले यहां पर हटा दो। तो एकैकी संगति हो जाएगा और पदानुक्रमिक समावेश हो जाएगा, यानी ए और बी आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी यानी ए और बी जो है बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी काउंट करते चलिए कि 15 पेडागोजी में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आगे आते हैं। गणित में कक्षा आधारित आकलन को सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों, विशिष्टताओं, अनुभवों एवं कुशलताओं का ध्यान रखना और सम्मान करना चाहिए। गणितीय निर्देशों से भिन्न, एकाग्रचित, पृथक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए, बताइए।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, तो भाई पहला तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भाई हमें सभी के अनुभव और कुशलताओं को ध्यान रखना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। गणितीय निर्देशों से भिन्न एकाग्रचित पृथक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। पृथक तरीके से कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है, हटाइए इसको। विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसको प्रतिबिंबित करना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो जिस भी ऑप्शन में ए और सी है वही आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है? गणित को विज्ञान के पैटर्न की तरह समझा जा सकता है। गणित अमूर्त विचारों से संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है। क्योंकि गणित तर्कशास्त्र पर आधारित है इसलिए गणित में रचनात्मकता के लिए बहुत ही सीमित स्थान है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये रिपीट हुआ है कई बार क्वेश्चन एग्जाम में। बताइए। बहुत अच्छा। चलिए, अगर हम बात करें यहां पर तो इसका ए और बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्योंकि गणित के विज्ञान को प्रतिमान या पैटर्न की तरह समझा जा सकता है। गणित अमूर्त विचार है, बिल्कुल सही है। क्योंकि गणित तर्कशास्त्र पर आधारित है इसलिए गणित में रचनात्मकता का कोई स्थान नहीं होता। याद रखिएगा, रचनात्मकता यहां पर बिल्कुल गलत वर्ड हो जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल ही गलत है। क्लियर है यहां पर? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे आइए। उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, समस्या समाधान के शिक्षण के लिए, गणितीय संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करता है उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है। बिल्कुल, तो आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी टिक किया है और यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है गणितीय संकल्पनाओं को समझने में, विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, एक बार लाइक कर दो यार अगर आप लोगों ने लाइक ना किया हो, और दोस्तों को भी आप एक बार शेयर कर दीजिए जिससे उन लोगों को भी ये इंपॉर्टेंट जो क्लास है वो पहुंच जाए। क्योंकि सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी ऑनलाइन पेपर सभी लोग करवाते नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को आंसर भी ढूंढने में दिक्कत होती है, और क्योंकि भाई वही चीजें बताई जाएंगी जो सीबीएसई ने ऑफिशियल माना है। तो इसलिए आप लोग जो है कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब भी आपको ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना हो तो आप परीक्षा भी यूट्यूब चैनल पर जरूर आइए। क्योंकि जब तक आप लोग ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करोगे दबा के, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर सॉल्व करो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की दिक् स्थान संबंधी समझ के संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है? देखिए यहां पर न्यूनतम उपयुक्त, प्राथमिक स्कूल के बच्चे तार्किक संक्रामक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, जैसे x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन z, इसलिए x ग्रेटर देन z, इस तरीके की चीजें नहीं निकाल सकते हैं। प्राथमिक स्कूल के बच्चे आकृतियों की अवधारणा को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में विस्तृत कर सकते हैं। बच्चे अपने शुरुआती स्कूली वर्षों में माप के तर्क को समझ सकते हैं। बच्चों का दिक् स्थान संबंधी पूर्व विद्यालय यानी प्री स्कूल ज्ञान संबंधात्मक है। बताइए इसमें से कौन सा न्यूनतम उपयुक्त है? न्यूनतम उपयुक्त, बिल्कुल। तो आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए टिक भी किया है और यही सही भी है। क्योंकि प्राथमिक स्कूल के बच्चे यार इतना समझ थोड़ी ना होता है कि x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन z, तो x ग्रेटर देन, इतनी समझ प्राइमरी स्कूल के बच्चों को नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे कम उपयुक्त है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है अगला। निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती है? देखो, रचनात्मक आकलन की जब भी बात होती है तो याद रखिएगा, जो रचनात्मक आकलन होता है वो जब कोई चैप्टर खत्म हो जाता है तब जो है यहां पर जो टीचर होता है वो बच्चों का करता है। ठीक है, याद रखिएगा, सत्र के अंत में कभी भी रचनात्मक आकलन नहीं होता है। रचनात्मक आकलन का मतलब यही होता है कि जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, वो चैप्टर खत्म हुआ, मैंने तुरंत उस चैप्टर का टेस्ट ले लिया ताकि ये पता लग जाए कि बच्चों ने क्या सीखा और उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो यहां पर जो सत्र अंतर परीक्षा रखी है ये आपका बिल्कुल गलत है। हाँ, दैनिक विवरण बिल्कुल करेक्ट है, हो सकता है आपका चैप्टर एक ही दिन में खत्म हो जाए, कोई टॉपिक एक ही दिन में खत्म हो जाए तो हम उसी दिन टेस्ट ले लेंगे। प्रश्नोत्तरी क्विज यानी कि हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते अपने बच्चों से पूछ लिया, यही हमारा रचनात्मक आकलन होता है।
और परियोजना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी सत्र अंत परीक्षा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। एक बार लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास लग कैसी रही, जबरदस्त लग रही कि नहीं लग रही है। यकीन मानो अगर आपने हमारी 10 से 12 क्लास भी अगर आपने मैथ्स पेडागोजी की देख ली, फाड़ के रख दोगे आप लोग मैथ्स पेडागोजी को, समझ लीजिए आप लोग। कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा कि 360 प्लस 55 बराबर 3115, तो निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को सुदृढ़ करना इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जोड़ने के समय पुनः समूहीकरण, अग्रवर्ती गणना, 3 अंकों वाली संख्याओं का योग या फिर एकाएकी संगति? बताइए। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन और आ सकता है कि पुनः समूहीकरण क्या होता है। जब भी हम मैथ्स में कुछ भी करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, तो उसमें पुनः समूहीकरण क्या होता है। एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम कोई संख्या, चाहे वो 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 4 अंक की हो या 2 से अधिक अंकों की, जब भी हम कोई संख्या को जोड़ते हैं तो हमें उसका पुनः समूहीकरण किया जाता है। पुनः समूहीकरण का मतलब अंकों के नीचे अंकों को रखना। तो यहां पर याद रखिएगा, जब भी बच्चा कुछ भी गलत आंसर टाइप करे तो उसको हमें तुरंत क्या करना चाहिए, जोड़ने के समय पुनः समूहीकरण पर हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसी पर हमको सुधार करना चाहिए। अगर आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पेडागोजी में पूछ लिया जाए कि बच्चों में जोड़ को विकसित करने के लिए हमें किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो सीधा आंसर आपका हो जाएगा जोड़ के समय पुनः समूहीकरण पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। गणित में त्रुटियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यदि गणित में एक छात्र बहुत सारी त्रुटियां कर रहा है तो इसका अर्थ है कि उसमें गणित को करने की क्षमता का अभाव है। त्रुटियां गणित की भ्रांतियों के बारे में अंतर्दृष्टि देती हैं। शिक्षक को छात्रों को ऐसे पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य कर देने चाहिए जिनसे उससे त्रुटियों होने की संभावना हो। बताइए, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। देखो यार, अगर कोई छात्र गणित में त्रुटि कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गणित नहीं सीख सकता है, उसके अंदर गणित की क्षमता का अभाव है। भाई त्रुटियां तो गणित में होंगी, तो पहला तो गलत है। त्रुटियां गणित की भ्रांतियों में अंतर्देश देती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षक को छात्रों को ऐसे पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए जिसमें उसे त्रुटियां होने की संभावना हो। बिल्कुल भाई, अगर त्रुटि नहीं रहेगा तो कोई सीखेगा क्यों? तो बी और सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेडागोजी है, मजा आ रहा होगा, मुझे बिल्कुल पता है। जॉर्ज पोलिया के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है? समस्या को समझना, समस्या हल करने के लिए योजना या रणनीति बनाना, समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना या फिर उत्तर की व्याख्या करना? बताइए, इसमें से सबसे कम उपयुक्त आपको पूछा गया है और मुझे पता है कि आप लोग तुरंत इसको उड़ा दोगे, इस क्वेश्चन को। बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है अपने बच्चों पे। बिल्कुल न्यूनतम संबंधित है, बिल्कुल। तो समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, ये आपका कम संबंधित है। बाकी समस्या को समझना, समस्या को हल करने के लिए योजना या रणनीति बनाना बिल्कुल करेक्ट है। और उत्तर की व्याख्या करना, जो भी उत्तर आ रहा है उसका आपको व्याख्या करना, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई एकमात्र हल खोजना ना, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं सही होगा। चलिए आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको एकदम से स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, कहीं पर बहुत बार रिपीट हुआ है। प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक ने भिन्न की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाई। विभिन्न प्रकार की भिन्नों को सैंपल पर लिखना और उनकी विविध विशेषताओं की व्याख्या करना। पेपर कागज को मोड़कर क्रियाकलाप करने के लिए समरूप आयताकार पट्टियों और वृत्ताकार कटआउट का उपयोग करना। विविध चित्रों के उपयोग से भिन्न जैसे 1/2, 3/4 को दिखाना। शिक्षक द्वारा उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए क्रियाकलापों का सर्वाधिक उपयुक्त क्रम निरूपित करता है? आपको इसको क्रम में लगाना है। तो याद रखिएगा, बच्चे जब छोटे होते हैं तो हमें उनको क्या करना होता है, पेपर को मोड़कर सबसे पहले आपको करना है। तो पहला तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेपर को आपको मोड़कर सिखाना है, उसके बाद विविध चित्रों का उपयोग, क्योंकि फिर चित्र आ गया तो बी और सी आपका हो जाएगा। और सबसे लास्ट में ए, यानी सैंपट वाला सबसे लास्ट में होगा, तो बी सी ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से बताइए कि हमने 15 पेडागोजी के क्वेश्चन लिए हैं जो कि ऑफिशियल पेपर से हैं। ऐसा नहीं कि अपने तरफ से मैं कोई लेकर आया हूं, इजी ले आया हूं या हार्ड ले आया हूं, बिल्कुल यही एक्चुअल में पेपर सीबीएसई करवाता है सीटेट में, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग हमको ये बताइए कि क्या आपको जबरदस्त लगे क्वेश्चन कि नहीं लगे, समझाने का तरीका कैसा लगा, और सबसे बड़ी बात कि आप 15 में कितने क्वेश्चन सही किए, ये आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली शाम को 7 बजे यहां पर क्लासेस चलती हैं, और अपने अपने दोस्तों को भी आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।